और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर से आज एक नए क्लास में आपका स्वागत है। घटना चक्र जीएस पॉइंटर की ये सीरीज जो चल रही है, आपको बता दूं पहले से कौन कौन से सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको भी दिखा देता हूं आपको। पहले से इसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का वीडियो पहले ही कंप्लीट अपलोड हो चुका है। जीव विज्ञान इस समय चल रहा है, 2-3 से पार्ट में करवा दूंगा और जीव विज्ञान के बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी होगा। एक एक करके मैं सबको कंप्लीट कराता रहूँगा प्यारे साथियों। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करते रहना है और थोड़ा बहुत आपको, यदि आपकी आत्मा कहे तो आप लाइक शेयर जरूर करते रहें। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। तो आज की श्रृंखला पाचन और उत्सर्जन का चैप्टर है और पाचन उत्सर्जन से प्यारे साथियों पिछला सेशन भी देखते रहे। चलते हैं, तो पाचन तथा उत्सर्जन संबंधित क्वेश्चन आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। चलते, पहला आंसर है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे छोटी आंत में। और बड़ी आंत में केवल किसका पाचन? तो आप बताओगे खनिज लवण तथा जल का अवशोषण होता है। लार सहयोग करता तो स्टार्च या मंड के जो है पाचन में सहयोग करता है। नेक्स्ट है, मानव वृक्क के कार्य संबंधित निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो मानव वृक्क का क्या कार्य है? तो पहला आप याद देखिए, वृक्क में उत्सर्ग उपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त धमनी से वापस जाता है। करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद बोमन संपुट से निष्पादित द्रव लघुकणिक नलिकाएं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त वापस भेजा जाता है। तो दोनों कथन सत्य है। चलते हैं, क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, खून शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। अब सत्य कथन के बाद, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है, लेकिन शुद्धिकरण कौन करता? तो आप बताओगे फेफड़ा क्या करता है? उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। डायलिसिस किससे संबंधित? तो वृक्क यानी किडनी जब सही कार्य नहीं करता तो डायलिसिस नामक प्रक्रिया करके उसको सामान्य करने का प्रयास किया जाता है। यूरिया रक्त में पृथक करता है, तो आप बताओगे गुर्दे द्वारा पृथक होता है। गुर्दा यानी लीवर के द्वारा। चलते हैं, वृक्क में औसतन रक्त लगभग 1200 सीसी प्रति मिनट जो है क्षमता है। कितना? 1200 सीसी। सीसी इस रक्त को इसमें सीसी में नापा जाता है। चलते हैं, अपोहन या इसी डायलिसिस करते हैं कार्य किसके लिए संबंधित? तो बताओगे वृक्क से संबंधित है अपोहन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो जमा हो जाता है रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है जमा हो जाते हैं। नत्रजनिक या नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होते, बात एक ही है। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या है? तो जल में रक्त की मात्रा का नियंत्रण एवं यूरिया को छान कर बाहर निकालना किसका काम? गुर्दे का। तथा कई हार्मोनों का श्रावण कौन करता है? तो बताओगे रक्त करता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक। किडनी स्टोन किसका? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, करेक्ट है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइमों का उत्पादन करता है। ऐसा कुछ नहीं, पहला सही लेकिन आर जो है गलत है, ये याद करके रखना। चलते हैं, एंजाइम एक क्या होता है? एक बायो उत्प्रेरक है और सभी एंजाइम कह सकते हैं प्रोटीन भी होते हैं, ये आता है। देखिए एंजाइम मूलतः क्या होता है, अभी देखिए आगे मिल भी गया, प्रोटीन होते हैं। चलते हैं, जब एंजाइम में जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने प्रेरित करता है तो क्या कौन करता है? तो बताओ जाइमेज करता है। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को करने के उत्तरदायी कौन है? तो रासायनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आप बताओगे एंजाइम क्या करता है? रासायनिक प्रक्रियाओं को संपादित करता है। नेक्स्ट है, लाइपेज, यूरिया और सलेस्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति से यकृत कार्य करता है। तो बताओगे यूरिया जो है यकृत का कार्य करता है। लाइपेज यूरिया कौन निकालता? तो आप बताओगे यकृत का कार्य। लाइपेज यूरिया सलेस्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत, तो या से यकृत या से यूरिया, इन सब में केवल यकृत जो है यूरिया को ही निकालता है। चलते हैं, लिपिड्स का पाचन कौन होता है? पित्त अम्ल तथा लाइपेज की उपस्थिति में जो है लिपिड्स का पाचन होता है।
मानव यंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो बताओ गैस्ट्रीन क्या है? एक पाचक एंजाइम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। हमारे शरीर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल किस में होता है? तो बताओगे छोटी आंत में। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत होता, सही है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम का क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो आपको बता दूं ये गलत है, लेकिन आर सही है, याद करना। सभी प्रोटीन क्या कर आर के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल नहीं, छोटी आंत में सब जगह नहीं होता, ये गलत है पहला। चलते हैं प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। स्टार्च को जल अपघटक से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो जल उपघटक से ग्लूकोज बनाने वाला, तो अब तो एमाइलेज क्या करता है? जल अपघटक से ग्लूकोज का निर्माण करता है। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में जो है बदल के कौन करता है? तो बताओगे ट्रिप्सिन। प्रोटीन को किस में बदलता है? तो बताओगे पेप्टोन्स या कहते हो अमीनो अम्ल में। चलते हैं मानव शरीर में पुच्छ संलग्न है, तो आप बताओगे पूंछ कहाँ लगा? तो बड़ी आंत से। जो पूंछ जानते हैं कहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? तो बताओगे बड़ी आंत से जुड़ा हुआ, बृहदांत्र जिसे कहते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों में लंबाई सही क्रम क्या है? पहले शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर ग्राणी, जिसे कहते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो ये तीनों का क्रम है। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि करने में प्रदान करता है, तो पनीर क्या करता है? नए ऊतक को बनाने में क्या करता है? अब बात करते हैं प्रोबायोटिक खाद्य संबंध निम्नलिखित में से किससे? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी है। करेक्ट है। प्रोबायोटिक खाद्य यंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं, तो ए और दोनों करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पैसे बने रहे हम, वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप कर ना देखें, अन्यथा कोई आपको फ़ायदा इसका मिलने वाला नहीं। चलते हैं नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल उत्पाद जिनमें पोषक औषधि और औषधि का प्रभाव से न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद हैं जिनमें क्या होता है? पोषक औषधि पदार्थ प्रभाव दोनों होते हैं। चलते हैं एंजाइम तथा उसके कार्यों को सही जोड़ा क्या है? तो आप क्या बताओगे? सही जोड़ा इसमें पहले से बने हुए हैं। ई कोलाई संबंधित डीएनए को विशिष्ट से, जबकि एंडोन्यूक्लियस सेकंड क्या है? स्थलों पर काटने के लिए होता है। अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको शामिल किया गया है इसमें। हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन छोड़ना। चलते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक गैस कौन सी? तो आप बताओगे CO2 क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, तो बताओ ऑक्सीजन किसके द्वारा? तो जल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है किसका? तो बताओ नीले और लाल में से सबसे अधिक जो है पौधों द्वारा अवशोषण किया जा सकता है। लाल और नीला याद करके रखना। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन किसमें? अधिकांश ऑक्सीजन जो है शैवालों में उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन तथा रात्रि में। तो आपको बताओ प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है, रात्रि में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। पौधे पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वह क्रिया जिसमें द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब हरे पत्तियों में होता है। चलते हैं अब पत्तियाँ हरी किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। लेकिन फूल सब चीज़ें रंगीन किसके कारण से होते? तो आप बताओगे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो याद करके। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश क्या? तो लाल प्रकाश गैस सर्वाधिक क्रियाशील होती है। प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी कौन सी? तो सबसे अधिक प्रभावी लाल होती है, दूसरे नंबर पे क्या होती है? नीला होती है। चलते हैं प्रकाश पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफिल बनाने में सबसे अधिक लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हो। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित और संचित हो जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है। अधिकतम कुशलता पूर्वक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? तो बताओगे क्लोरेला क्या करता है?
अधिकतम कुशलतापूर्वक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण से जल अवशोषक पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों के सहारा प्रदान करता है। पौधों के जड़ों को कार्य नहीं है। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण पौधों के जड़ों का काम नहीं, पत्तियों का काम है। ये चीज़ याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वृक्ष के छाल या वृक्ष के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा की से क्या हो जाती हैं? वंचित रह जाती हैं। पौधे में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी किसका? तो आहार वहन करने के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण जैविक पदार्थों का क्षय अथवा ज्वालामुखी क्रिया के पृथ्वी के कार्बन चक्र के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता, तो प्रकाश संश्लेषण से जो है प्रकाश की मात्रा नहीं बढ़ता और सभी से बढ़ता जितनी दी हुई है। अब विटामिन और पोषण से क्वेश्चन आ रहे हैं प्यारे साथियों, तो इसको देखना प्रारंभ करें आप सब। देखिए विटामिन का आविष्कार किसने किया था बताओगे? फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन होते हैं तो कैसे होते हैं? तो बताओ कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कैसे यौगिक है? तो बताओगे कार्बनिक यौगिक है। यौगिक का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सहायक आहार कारक किसे? विटामिन को सहायक आहार कारक के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए कौन सा आवश्यक नहीं? तो सोडियम क्या है? पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व तो नहीं है। बोरान, जस्ता तथा ताम्र में से पौधों का अनिवार्य पोषण क्या पोषक तत्व नहीं? तो सोडियम भी अनिवार्य पोषक तत्व नहीं है। जीवधारुओं में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं और जो मात्रा आवश्यक होती है पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन सब की मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। चलते हैं। भोजन वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वसा में प्रति कैलोरी की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। सेब में पोटेशियम का जो है बहुत बड़ा स्रोत होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये शरीर के उपापचय तथा उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त करते हैं तथा निष्क्रिय बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा साथियों। अब चलो सुमेलित है, इसमें सभी जो है कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या होता है? अस्त्र मतलब अस्थियाँ क्या हो जाती हैं? मुड़ हो जाती हैं। जबकि नियासिन यानी B3 की कमी से क्या होता है? तो आप बताओगे पेलाग्रा यानी चर्मग्राह रोग हो जाता है। कोबालामिन से क्या होता है? संघाती निरर्थकता। संघाती मतलब रक्तहीनता, मतलब क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है। जबकि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग, जबकि विटामिन D की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स, जिसे विटामिन K की कमी से क्या रक्त का थक्का जो है नहीं जमता। ये एक चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं का अंकुर का तेल, राई, सरसों का तेल। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गेहूं के अंकुर का तेल क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए और प्रोटीन एंजाइम हार्मोन में से वह जिसका निर्माण शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण जो है शरीर में नहीं होता है, ये बाहर से लेना पड़ता है। और उसे विटामिन ए कहाँ संचित होता है? बताओ लीवर में संचित होता है। चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उससे कौन सी बीमारी? रतौंधी हो जाती है, उससे विटामिन ए की कमी हो जाती है। आपको बता दूं, हरी सब्जी खाने से रतौंधी नहीं होती, और आर सही है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है? रतौंधी रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में। इसे साइनोकोबाला, इसका रासायनिक नाम देखिए साइनोकोबाला आएगी B12 में। देखिए बच्चा बाला कोबाला आप याद कर लीजिए। थायमिन क्या है? विटामिन B1 को किस नाम से? तो आप बताओगे थायमिन के नाम से जाना जाता है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो विटामिन C क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। B और C दोनों, B और C कैसे याद करोगे? WBC वाटर में BC, और KEDA वसा में घुलनशील कितना? KEDA कीड़ा वसा में घुलनशील, जैसे वसा का ही मांस होता है, देखिए कीड़े पड़ जाते, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ बात होगी, देखिए ABD, देखिए कीड़ा याद करके, तो किसमें में से पानी में घुलनशील, तो B क्या है? तो बताओ जल में। B और C दोनों जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील, जबकि अन्य जल में घुलनशील, तो B और C क्या है? आप बताओगे वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी रोग की बीमारी होती है तो वह नहीं ले रहा है, इसका मतलब B1 नहीं ले रहा है, डी और C नहीं ले रहा, सूखा रोग हो गया है। तो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। B6 क्या है, स्वप्न को याद रखने में सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जबकि विटामिन डी की कमी से क्या रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, जबकि फोलिक एसिड की कमी से क्या है रक्त अल्पता हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रह रोग हो जाता है, मतलब स्किन संबंधी बीमारी को पेलाग्रह रोग कहा जाता है। अब रेटिनॉल क्या है, नेत्र रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इससे क्या है बंधता या इसी को नपुंसकता या इसी को बांझपन रोग कहा जाता है। साइनोकोबालामिन घातक लगता, साइनोकोबालामिन B12 की कमी हो जाती है तो आपके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता। पायराडॉक्सिन यानी B6 जिसे कहते हैं मानसिक व्याधि, मतलब व्यक्ति कन्फ्यूज रहता है हर बात पे। विटामिन ई को क्या विटामिन ई से क्या बंधपन रोग हो जाता है, यानी कि बांझपन रोग हो जाता है कह सकते हैं। अब टाइलिन क्या करता है, किसको पचाता है तो बताओ स्टार्च को, जबकि पेप्सिन किसे प्रोटीन, पेप्सिन तथा ट्रेस्पिन प्रोटीन को। रेनिन के रक्त में एंटियोटेंसिनोजन तथा एंजियोटेंसिन में बदलता है कौन, रेनिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या है, अब बताओ कि स्मूथ मसल को सिकुड़न प्रेरित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा था। नेक्स्ट देखिए विटामिन कैरोटीन है, कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है। और विटामिन चलते हैं एंजाइम क्या है, तो एक पेप्सिन क्या है तो आप बताओगे एंजाइम है। टेस्टोस्टेरोन क्या है तो एक प्रकार का हार्मोन है। कैरेटिन क्या है तो कैरेटिन भी एक प्रकार, केरेटिन देखिए कैरेटिन प्रोटीन, जबकि कैरोटीन क्या है तो कैरोटीन विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, 100 ग्राम में लगभग 116 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें, सोयाबीन के दानों में पाई जाती है। चावल, मूंगफली तथा सेब से प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत कौन सा, तो मूंगफली क्या है सबसे अच्छा स्रोत है। चलते हैं प्रोटीन में वसा द्वारा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है तो बताओ मूंगफली में, दोनों पाया जाता है। बाल कौन से बाल में, कौन सी मृत कोशिकाओं में केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए बाल एवं नख नाखून में भी केरेटिन प्रोटीन ही पाया जाता है, दोनों को ध्यानपूर्वक देखना है। कैरोटीन दूसरा है, केरेटिन दूसरा है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त ये नहीं है उसका। चलते हैं गेहूँ में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है तो होता है ग्लूटेन क्या है, गेहूं में रोटी बनाने वाले कारक को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक गिलास पानी में जो है कितना 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। भोजन के एक प्रमुख अंग क्या है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है तो बताओ कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे क्या बोलते हैं, अम्लता तथा क्षारकता के बीच फास्फोरस जो है संतुलन बनाता है। फास्फोरस आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल तथा टोकोफेरॉल में से यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है, एमिनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। जमुना, करौंदा, लोकाट, अमरूद, लौह प्रचुर मात्रा किसमें तो होता है कारोन में जो है सबसे अधिक लौह की मात्रा होती है। विचार करना है देखिए इसमें का कैल्शियम, लौह, सोडियम उपयुक्त खनिजों मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको 1, 2, तीनों जो है पेशीय संकुचन मतलब कि कैल्शियम भी चाहिए, लौह भी चाहिए और सोडियम तीनों चाहिए। पालक के पत्तों में अधिक मात्रा किसकी आप बताओगे, आयरन की होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गाजर, टमाटर, चावल तथा पालक में लौह का अच्छा स्रोत क्या होता है, पालक सबसे अच्छा लौह का स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, तो हरी सब्जियों में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या है एमाइलेज की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूध का मिठास जो है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो होता है दूध मीठा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देते हैं। दूध में
विद्यमान सैकराइड होते हैं तो बताओ लैक्टोज होते हैं। दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, जो कारण उसका खराब हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण किसका, तो कैरोटीन की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग होता है जिसके कारण जो है उसमें किसके, केसीन तथा कैरोटीन उपस्थित होने के कारण पीला और सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भैंस के दूध का औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो बताओ 7.2% क्या होती है, वसा होती है। वसा मतलब जो घी निकालते हो। दूध पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से 15 वर्ष की आयु में रेनिन लुप्त होने लगते हैं, कह सकते हैं। दुग्ध प्रोटीन पचाने में कौन सा, तो रेनिन सहायक है। केसीन क्या है, तो बताओ प्रोटीन है। दूध का धवल और सफ़ेद रंग किसके, केसीन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन है, एल्ग्लूटिन, केसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, केसीन किसमें, आप बताओ दूध में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन को शरीर का निर्माण करता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि हो रही, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन की कमी है उसमें। जैव रूपांतरण तथा मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान एटीपी से एडीपी देता है मुझे। श्वसन द्वारा उत्पादित ऊर्जा होती है तो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B12 में कौन सी तत्व धातु कोबाल्ट पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल पीतल में क्या है, तो तांबा तथा जस्ता, खाने के नमक में सोडियम क्लोराइड, कपड़ा धोने में सोडियम कार्बोनेट। ये पूरा सेशन आपको स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन C का क्या है, पायराडॉक्सिन। विटामिन B12 का क्या है, तो आप बताओ कोबालामाइन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन C का पायराडॉक्सिन। आप एक एक चीज़ें रट लीजिए प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में सूक्ष्म तत्व नहीं है। गंधक कोई भी सूक्ष्म तत्व नहीं है। पपीता में मुख्यतः विटामिन C पाया जाता है। आम, पपीता, गाजर, दूध और विटामिन ए का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो दूध क्या है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अल्फा क्रेटिन प्रोटीन होता है जो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा प्रोटीन कहाँ, तो कैरेटिन कहाँ बताओगे, त्वचा में। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सभी प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में सभी प्रकार के प्रोटीन में उपस्थित होता है। प्रोटीनों के विकृत नहीं होते तो अवरक्त किरणें जो है विकृत नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, तरुण एवं वृद्ध व्यक्तियों की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धों को उच्चतर तथा तरुणों को न्यूनतम चाहिए प्रोटीन। सामान्य क्रियाशील में महिला के लिए प्रोटीन की दैनिक कितना 45 ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए। दूध पिलाने माँ को प्रतिदिन जो है लगभग 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। देखिए 45 ग्राम जो है सामान्य औरत को, लेकिन दूध पिलाने वाली महिला को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नीचे लिखा है, बोतल के दूध पीने वाले बच्चों को तुलना में माँ के दूध का पीने वाले बच्चों के उपरोक्त विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो वह कम मोटा है माँ का दूध वाला, ठीक है बिल्कुल। उनमें रोगों की प्रतिरोध करने की क्षमता भी अधिक होती, करेक्ट। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलते, बस सही। D4 वाला गलत है, असमान वृद्धि नहीं होता। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। स्टार्च आप क्या बताएंगे पैसा, तो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट है, इसके बारे में स्टार्च और सेलुलोज के बारे में उपरोक्त कथन में से सही नहीं, कौन सा सही नहीं है, तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करता है, ये नहीं, ये दोनों का वास्तविक बहुलक है, सही है। दोनों ग्लूकोज अणु निर्मित करते हैं, सही। नेक्स्ट है, प्रोटीन स्टार्च और रेशे के लार में सहायक था। लार पचाने में जो स्टार्च लार क्या इसको पचाता, तो स्टार्च को। वह विटामिन जो हार्मोन का संज्ञा दी गई उसे विटामिन डी को दी गई है। रेटिनॉल, फोलिक एसिड, अस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी का सर्जन होता है कैल्सीफेरॉल। चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल होता है। चलते हैं, दूध विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं, किसमें, तो बताओगे, दूध में। अतिपोषण, लेकिन विटामिन C इसमें नहीं पाया जाता है, याद कर। अतिपोषण, अल्पोषण, असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। अल्पोषण तथा असंतुलित पोषण क्या होता है, तो कुपोषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, पोषण संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, पर बने रहे हमारे साथ। निम्नलिखित पर विचार करना है। चलिए,
मानव भोजन में वसा अम्लों का भाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वसा की भी ज़रूरत होती है। सामान्य भोजन में 50-45 ग्राम वसा होनी चाहिए, 50-75 ग्राम वसा होना चाहिए। थर्ड, मानव शरीर में कोशिकाएँ किसी भी प्रकार के वसा अम्लों से संश्लेषित नहीं करती, ये गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनता रोग हो जाता है, मतलब हीनजन्यता, जिस चीज़ की कमी रहेगी उसी टाइप का रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलसी स्रोत क्या है? ओमेगा 3 का और ओसी अम्ल पाया जाता है कैल्शियम में। अल्फा लियोनिलिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो बताओ, अलसी है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा अतिरिक्त पोषण युक्त अन्य तत्व क्या है? तो कैल्शियम और पोटेशियम क्या पोषण युक्त अन्य तत्व हैं जो पोषण में सहायक करते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन है, कथन विटामिन बलवर्धक तत्व है जिसके अच्छे स्वास्थ्य एवं थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। करेक्ट है, थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, बलवर्धक भी होते हैं। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर के स्वस्थ रखने की मदद करते हैं, तो ये गलत है, विटामिन बैक्टीरिया को नहीं मारता, ये चीज़ गलत है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोलिन अनिवार्य रूप से, ये अनिवार्य नहीं है, वायलिन गलत हो गया। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, तो आपको बता दूं ये करेक्ट है। अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है शरीर में नहीं बनती, उनको बाहर से लेना आता है। सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। सोयाबीन पशुओं के व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन में भी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल नीचे विद्यमान और उधर काम करती है, तो शरीर के ऊष्मा को क्षय वृद्धि करने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज किसके उपापचयी प्रक्रम में अधिकतम समय ऊर्जा मिलती है? तो वसा में सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, उसके बाद जो है आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट में, उसके बाद प्रोटीन में। आपको विटामिन तथा जल से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, आपको तुरंत याद कर लेना है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? 80% प्रोटीन ही होता है। असंतृप्त वसा तथा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं, ये सही है बिल्कुल। असंतृप्त वसाओं में संरचना केवल आबंध होता है, तो ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अन्य पशुओं में मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में जो है बहु असंतृप्त वसा होता है और सभी में संतृप्त वसाएँ होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट नहीं है। इसके अभियान पर क्या अभिप्राय है? इसके अभिप्राय ये है कि कंपनी आहार उत्पाद हाइड्रोजनीक तेलों द्वारा नहीं निर्मित किए गए, बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं किया गया, ये भी करेक्ट है। कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ता या हृदय वाहिका है, स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये ही बात कही गई हो। चलते हैं अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतःस्रावी ग्लैंड, और भी ढेर सारे आपको देखिए मिलेंगे, बस बने रहें। चैप्टर सभी चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, तो बने रहें और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। आप सब आधा देखते हैं आधा नहीं देखते हैं, इससे क्या होगा कि आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप भटकते रह जाओगे। इसे कराओ, जो देखो इत्मीनान से देखो, ब्लूटूथ या ईयरफोन जो भी हो लगा के आराम से बैठो। और ये जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 और वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या है, ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना है, नखड़े नहीं करना है कि आज मेरा मन नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं है। आपको इत्मीनान पूर्वक देखना है, बिना हो इधर उधर चक्कर मक्कर किए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।